यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी। होप करती हूँ आप लोग ठीक हो और अपनी अपनी ज़िंदगी में मज़े करें। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टोरी लेके आई हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आपको सच्चे प्यार की कीमत का पता चलेगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन इंसान सच्चा है और किससे प्यार करना चाहिए, किसके साथ अपनी ज़िंदगी जीने के सपने देखने चाहिए। इस कहानी को सुनने के बाद आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। साथ में इस कहानी को आप बहुत ही इंजॉय भी करोगे क्योंकि ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है। या इस वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और कहानी शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो कहानी शुरू करते हैं एक लड़की से जिसका नाम है साइजा। साइजा अभी 40 साल की है और ये गुजरात की रहने वाली है और साइजा का काम है इवेंट ऑर्गेनाइज करना। साइजा 40 साल की हो चुकी है लेकिन इसने अभी तक शादी नहीं की। इसने अभी तक शादी क्यों नहीं की ये बात हम आगे जानेंगे। अभी नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में सभी गरबा भी करते हैं। तो साइजा को एक काम मिलता है, उसे ये मिलता है कि उसे एक गरबा नाइट ऑर्गेनाइज करना है और साइजा अपने काम को बहुत जिम्मेदारी से निभाती है और वो एक गरबा नाइट ऑर्गेनाइज भी करती है। और वहाँ पे गरबा खेलने के लिए छोटे बच्चे जवान बूढ़े सभी आते हैं। वहाँ पे एक भव्य समारोह भी होता है, सब उस समारोह में बहुत खुश होते हैं। साइजा को बहुत लोग जानते हैं क्योंकि जब भी साइजा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करती थी तो उसमें बहुत सारे लोग उसके काम से प्रसन्न हो जाते थे और वो साइजा से दोस्ती कर लेते थे। और जितने लोग भी साइजा को जानते थे सभी लोग साइजा की बहुत इज्जत करते थे। साइजा वैसे थी तो 40 साल की, लेकिन 40 साल की होने के बावजूद भी ये 25 साल की दिखाई देती थी क्योंकि साइजा खुद को फिट रखती थी, हेल्दी खाना खाती थी और सुबह उठ के ये योगा भी करती थी। साइजा अभी अपनी लाइफ में बहुत खुश है, ये अपने काम से खुश है और ये जिंदगी में अभी जो भी कर रही है, जिस भी पोजीशन पे है उससे बहुत खुश है। वैसे साइजा ने अभी तक शादी तो नहीं की थी लेकिन ये दूसरों को प्यार मोहब्बत की सलाह बहुत अच्छे से देती थी। डांडिया नाइट शुरू होती है, सभी लोग बहुत अच्छे से झूम रहे थे, गा रहे थे, खाना भी खा रहे थे और जितने लोग आए थे उन सभी को रिटर्न गिफ्ट्स भी मिल रहे थे। इस भव्य समारोह में सभी सराबोर हो चुके थे और इतनी भीड़ में सभी एक दूसरे के साथ खो चुके थे। और साइजा भी अपने काम से बहुत खुश थी कि उसके काम को सभी लोग पसंद कर रहे हैं। फिर ये गरबा नाइट खत्म हो जाती है और सभी लोग धीरे धीरे अपने घर के चले जाते हैं क्योंकि रात काफी हो चुकी थी, करीब 2 बज चुके थे। और देखते देखते जहाँ पे गरबा नाइट हुआ था वो जगह पूरी खाली हो जाती है। इस भीड़ भाड़ में साइजा भूल चुकी थी कि उसके साथ कोई भी नहीं है, वो अकेली है। और जब वो जाती है बीच में बैठ जाती है उसे फिर से सारी तन्हाइयाँ घेर लेती है। और जब साइजा को तन्हाइयाँ घेर लेती है तो वो उदास नहीं होती, वो तो स्माइल करती है क्योंकि वो जिंदगी में बहुत कुछ सीख चुकी थी। ये बहुत मैच्योर है, इसे पता है कि जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो कि परमानेंट रहे और जब तक हम हैं तब तक वो रहे, हमारे हर दुख सुख में वो साथ रहे। लेकिन अभी साइजा की जिंदगी में ऐसा कोई भी पार्टनर नहीं आया। रात के 2 बज चुके थे और साइजा को नींद भी आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो वहीं सो जाए लेकिन वहाँ सोना सही नहीं, इसलिए साइजा अपनी कार की चाबी उठाती है और कार में बैठ के अपने घर की ओर निकल जाती है। रास्ते में उसे नींद आ रही थी, उसकी आंखें भी बंद हो रही थी। और फिर वो हाईवे पे पहुंचती है और वो हाईवे पे पहुंचती है वो देखती है कि एक लड़की रोड के बीचों बीच चल रही है। उस लड़की को देख के ऐसा लग रहा था कि वो मरने के इरादे से ही रोड के बीचों बीच चल रही है। साइजा उसे देख के गुस्सा करती, हॉर्न भी बजाती है लेकिन वो लड़की कुछ भी नहीं सुन रही थी, वो बस रोड के बीचों बीच चल रही थी। साइजा को गुस्सा आता है, वो उस लड़की के पास जाके अपनी गाड़ी रोक देती है और उस लड़की का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम पागल हो क्या। साइजा उस लड़की को देखती है, उस लड़की की आंखों में आंसू होते हैं और उस लड़की ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना था। ऐसा लग रहा था कि या तो वो गरबा खेल के आई है या वो शादी के मंडप से उठ के आई है। वो लड़की जो कि रो रही थी वो साइजा का अपना हाथ छुड़ाती है और वो कहती है मुझे मत रोको, मुझे मर जाने दो। साइजा कहती है ऐसा क्या हो गया जो तुम मरने जा रही हो, इतनी अच्छी खासी तो दिख रही हो। तो वो लड़की कहती है तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता तो तुम मुझे ऐसे मत बोलो, मैं जहाँ भी जा रही हूँ मुझे मत रोको, तुम जहाँ जा रही हो तुम वहाँ जाओ, मैं जहाँ जा रही हूँ मुझे वहाँ जाने दो। तो साइजा उस लड़की से प्यार से पूछती है अरे क्या हुआ है तुम्हारे साथ, कौन हो तुम। तो वो लड़की सिसक के रोते हुए कहती है मत पूछो मेरे बारे में कुछ भी, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। तो साइजा उसे फिर से समझाती है अच्छा ठीक है बात मत करो लेकिन ऐसे रोड के बीचों बीच मत चलो, कोई भी गाड़ी आएगी कहीं तुमसे टक्कर हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो
लड़की कहती है टक्कर के लिए ही तो यहाँ पे आई हूँ, मैं खुद को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। साइज़ा थी तो बहुत मैच्योर, इसलिए उसे पता था कि ऐसे सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। तो वो उस लड़की के पास आके कहती है अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, पहले ये बताओ कि तुम इतनी अच्छी खासी दिख रही हो, तुम्हारा शरीर भी सही है और घर से और ऊँचे घर की भी लग रही हो, तो तुम खुद को ऐसे क्यों ख़त्म करना चाहती हो? क्या हुआ? प्यार का चक्कर है या एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई या तुम्हें जॉब से निकाल दिया? देखो दुनिया में कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उस प्रॉब्लम का हल ये खुद को ख़त्म करना नहीं होता। खुद को ख़त्म तो बुज़दिल लोग करते हैं, जो सारी परेशानियों को तैर के बाहर निकल जाए और सारी परेशानियां होने के बावजूद भी मुस्कुराए, वो होता है असली जिगर वाला। साइज़ा उस लड़की के कंधे पर अपना हाथ रखती है और वो कहती है कि देखो मुझे देखो, मैं 40 साल की हूँ और ना जाने मैंने कितनी बार खुद को ख़त्म करने की सोची और दूसरों को देखा भी कि लोग कैसे खुद को खुद से ख़त्म कर देते हैं। और बाद में मैंने ये भी देखा कि जो लोग किसी के लिए ख़त्म करते हैं, जाने के बाद उस लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। हम जिनके लिए रोते हैं वो किसी और की बाहों में होते हैं, इसीलिए दूसरे के लिए खुद को कभी भी हर्ट मत करो, कभी भी खुद को चोट मत पहुंचाओ और खुद को ख़त्म करने की तो कभी सोचो ही मत। साइज़ा की ये बात सुन के वो लड़की थोड़ा रुक जाती है और फिर साइज़ा उस लड़की को बहला फुसला के कार में बिठाती है और वो कहती है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी और मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी और मेरी कहानी सुनने के बाद भी अगर तुम खुद को ख़त्म करना चाहोगी तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। वो लड़की कुछ नहीं कहती, बस खामोश होकर बैठी हुई थी। तो साइज़ा कार चालू करती है और रास्ते में जाती है और उस लड़की से उसका घर का पता भी पूछती है और उसका नाम क्या है। साइज़ा उस लड़की का नाम पूछती है और उम्र भी पूछती है। तो वो लड़की कहती है मेरा नाम है भाव्या और मैं 22 साल की हूँ और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। तो साइज़ा कहती है क्या तुम बिहार की रहने वाली हो और तुम गुजरात में क्या कर रही हो? और अगर तुम गुजरात आई भी हो तो क्या अपने परिवार के साथ आई हो या अकेले आई हो? तो वो लड़की कहती है मैं अकेले आई हूँ। तो साइज़ा कहती है अच्छा अकेले आई हो, कोई छोड़ने आया तुम्हें? तो वो लड़की कहती है नहीं, मुझे कोई छोड़ने नहीं आया, मैं घर से भाग के आई हूँ। भाव्या की ये बात सुन के कुछ पल के लिए अब साइज़ा खामोश हो जाती है। फिर साइज़ा अपनी चुप्पी तोड़ती है और वह कहती है अच्छा बताओ ऐसी क्या बात होगी तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम्हें मौत ही आखिरी रास्ता लग रहा है और उसके सिवा तुम्हें कोई और रास्ता ही नहीं दिख रहा? तो भाव्या कहती है कि मैं बताऊंगी अपनी कहानी लेकिन मुझे भूख लग रही है। तो साइज़ा उसे तुरंत कार में जो चॉकलेट रखी थी वो दे देती है, साथ में उसे एक रुमाल भी देती है उसे उसके आंसू पोंछने के लिए। भाव्या फिर चॉकलेट खाते खाते बताती है कि मैं अपनी ज़िंदगी इसलिए ख़त्म करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ ज़िंदगी में धोखा मिला है। मैं प्यार की भूखी थी, प्यार की प्यासी थी, लेकिन प्यार तो मिला नहीं, सिर्फ धोखा मिला मुझे। तो साइज़ा कहती है आराम से बताओ, आराम से। तो भाव्या कहती है मैं शुरू से ही बिहार में रहती थी, बचपन मेरा बिहार में ही बीता, मैं पैदा भी बिहार में ही हुई थी और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई पता नहीं क्यों घर वाले मुझे हर बात पे ताना मारते थे, कोई भी इज्जत नहीं देता था मुझे बचपन से ही प्यार नहीं मिला, इसलिए हमेशा प्यार की भूखी रही मैं। लेकिन जब बड़ी हुई तो धोखा मिला, बचपन में ताने मिले और जवानी तो रोते हुए निकल रही है। तो साइज़ा कहती है अच्छा तो घर वालों से परेशान होकर ये सब करने जा रही थी? तो भाव्या कहती है नहीं, अभी बता रही हूँ ना मैं, आप सुनो तो सही। तो साइज़ा कहती है अच्छा ठीक है, अब मैं बीच में नहीं बोलूँगी, तुम सुनाओ अपनी कहानी। तो भाव्या फिर से अपनी कहानी शुरू करती है। वो कहती है कि जब मैंने 12वीं पास की तो मेरे पास एक फ़ोन आया और फ़ोन पे मुझे कुछ चलाना तो नहीं आता था, लेकिन मैंने कहीं से सीख लिया और मैंने FB चलाना सीखा। और जब मैंने FB चलाना सीखा तो उसी के 4-5 दिन के बाद मुझे किसी के मैसेज आने लगे और वो एक लड़की का मैसेज था। मुझे पता नहीं था कि हम ऑनलाइन दोस्त भी बना सकते हैं, तो मैंने उसे अपना दोस्त बना लिया। लेकिन जब मैं उससे बातें करने लगी तो पता नहीं क्यों मैं उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस हुई और देखते देखते मुझे उससे 1 हफ्ते में ही प्यार हो गया। वो भी मेरे से प्यारी प्यारी बातें करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि वो भी शायद मुझे पसंद करती है और वो भी मेरी ही तरह है। वो एक दिन ऐसे ही बातों में जब उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उसे अपने दिल की सारी बात बता दी। मैंने उसे बता दिया कि मैं उससे प्यार करती हूँ। उसने मना नहीं किया, उसने भी कहा कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तभी तो तुमसे ऐसी बातें करती थी। उसकी ये बात सुन के मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने जिसे प्यार किया वो भी मेरे से प्यार करती है। मैं अपने घर की सारी बात उसे बताती थी, जब भी घर वाले मुझे दुखी करते थे तो मैं उससे बात करती थी और उससे बात करके मुझे बहुत सुकून मिलता था। भाव्या की इतनी बात सुनने के बाद साइज़ा कहती तुम क्या लेस्बियन हो? तो भाव्या कहती हाँ मैं लेस्बियन हूँ, तभी तो एक लड़की से प्यार किया। क्यों, तुम लेस्बियन को पसंद नहीं करती हो क्या? तो सायरा कहती है अरे कैसे बच्चों वाली बातें कर रही हो यार, ये 2022 है और अगर आज के ज़माने में भी कोई लेस्बियन और गे को पसंद नहीं करता तो वो मंदबुद्धि इंसान है। और लेस्बियन गे को वही लोग नहीं समझ पाते हैं जिनका दिमाग अच्छे से विकसित नहीं हुआ।
फिर साइज़ा कहती है, अच्छा और बताओ ना, जिससे तुमने प्यार किया उसका नाम क्या था? तो भाव्या कहती है, जैसे वो सुंदर थी वैसे ही उसका नाम भी सुंदर था और उसका नाम था कृतिका। कृतिका तो मेरी दुनिया बन चुकी थी और जब मेरी बात कृतिका से नहीं होती थी तो मैं तो पागल होने लगती थी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था मुझे। मैं घर वालों से बहुत दुखी हो चुकी थी, वो इतने ताने मारते थे और वो तो मेरी शादी करने वाले थे, इसीलिए मैंने घर वालों से लड़ाई कर ली और उन्हें बता दिया कि मैं लड़के के साथ नहीं रह सकती। वो लोग बिल्कुल भी नहीं माने, मेरे साथ हाथापाई करने लगे और मैं भी घर वालों से झगड़ा कर चुकी थी। और झगड़ा करने के बाद मैंने कृतिका को बोल दिया कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। तो कृतिका ने खुशी खुशी हाँ बोला। उसने बोला कि हाँ तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तो कभी बिहार से बाहर भी नहीं निकली थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि कैसे गुजरात आऊँ। उसने ही मुझे हर चीज़ बताया कि कौन सा स्टेशन पकड़ना है और कहाँ जाना है। बहुत जद्दोजहद करने के बाद मैं फाइनली गुजरात पहुँच गई और उसके पास चली गई। और इस अनजान शहर में कृतिका के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं था और कृतिका को पाके तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सारी खुशी मिल चुकी है। उसके सिवा अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। अगर भगवान मुझे दुनिया की सारी दौलत देते तो भी मैं उसे ठुकरा देती। मुझे तो सिर्फ कृतिका चाहिए थी और उसका प्यार चाहिए था, जो कि मुझे मिल भी चुका था। मैं कृतिका के साथ उसके फ्लैट पे रहती थी और कृतिका की सारी बातें मानती थी जो वो मुझे बोलती थी। मैं सब कुछ करती थी, कभी भी उसकी बात को मैंने नहीं टाला। लेकिन जब मैं कृतिका के साथ रहने लगी तो कृतिका ने बोला कि हर काम मुझे ही करना पड़ता है, घर के सारे पैसे वैसे मुझे ही देखने पड़ते हैं, तुम भी कुछ कर लो। वैसे उसने सही ही बोला था, इसलिए उसकी बात मैंने मान ली। मैंने बाहर जॉब भी ढूंढा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए मैंने घर पे ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और ट्यूशन पढ़ाने से मुझे इतने पैसे तो मिल जाते थे कि मैं अपना और कृतिका का खर्चा उठा सकूं। हम दोनों एक दूसरे को पाके बहुत खुश थे। रोज हम लोग हर चीज करते जो जो हमने फोन पे बात की थी। लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में चेंजेस आने लगे। वो मेरे से प्यार तो करती थी लेकिन काम में हाथ नहीं बटाती थी। लेकिन मैंने फिर भी इस बात की शिकायत नहीं की उससे। मैं घर के काम अब अकेले करने लगी थी और वो बस पढ़ाई का बहाना बना के घर में बैठी रहती थी और उसने काम भी करना छोड़ दिया था। मैं बाहर का काम भी करूँ और घर का भी काम करूँ, लेकिन मैंने इस बात से लेके भी उसे शिकायत नहीं की क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। मेरे लिए कृतिका सब कुछ थी, इसीलिए मैंने हर वो एक चीज की जिससे मेरा प्यार खुश रहे। एक दिन की बात है जब मैं और कृतिका बैल्कनी में बैठ के एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के चाय पी रहे थे, तभी मुझे अचानक से कृतिका ने बोला कि तुम्हें पता है भाव्या, जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो मेरे घर वाले शादी कर देंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। उसकी ये बात सुन के मैं सहम गई और मैंने उससे बोला ऐसी बात मत करो ना, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना जीने का मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने कृतिका से पूछा कि अच्छा अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी के बारे में बोलेंगे तो क्या तुम शादी के लिए हाँ कर दोगी? मेरी ये बात सुन के कृतिका ने स्माइल किया। उसकी स्माइल देख के मेरा दिल बैठा जा रहा था। फिर कृतिका कुछ देर के बाद बोली कि अगर घर वाले जबरदस्ती करेंगे तो मुझे उनके सामने झुकना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। कृतिका की ये बात सुन के मैं अंदर से पूरी टूट चुकी थी और उस समय मुझे ये बात भी रियलाइज हो गई थी कि अब कृतिका मेरे से पहले जैसा प्यार नहीं करती, अब इसका मेरे से मन भर चुका। और जैसा मैं सोच रही थी ठीक वैसा ही हुआ। 1 महीने के बाद कृतिका मेरे पास खुद आई और उसने मुझे बोला कि अब तुम्हें देख के मुझे फीलिंग नहीं आती, पता नहीं क्यों। और ये बोल के उसने मुझे छोड़ दिया और उसने बोला कि मैं तो जा रही हूँ अपने माँ बाप के पास, लेकिन तुम इस फ्लैट में रह लेना और इस फ्लैट का रेंट भी तुम खुद ही दे देना। मेरा दिल तो टूट चुका था लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि जिस इंसान के लिए मैं बिहार से यहाँ पे आई, मैंने जिस इंसान के लिए अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, जिस इंसान को मैंने भगवान माना, उस इंसान ने मुझे छोड़ दिया। मैंने कृतिका को मनाने की बहुत कोशिश की। मैंने उसे बोला जैसा तुम चाहती हो मैं वैसे ही रहूंगी, मैं ऐसा क्या करूँ जिसे देख के तुम्हें फीलिंग आए। लेकिन उसने तो मन बना लिया था कि वो मुझे छोड़ के रहेगी, इसलिए मेरे कोशिश करने के बावजूद भी उसने मुझे छोड़ ही दिया और वो मुझे छोड़ के चली गई। और एक बार उसने मेरा फ़ोन उठाया और फ़ोन उठा के उसने ना हाय ना हेलो सीधा मुझे बोला कि तुम प्लीज़ मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैं ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, तुम भी बहुत आगे बढ़ जाओ। ये सब उसने बहुत आसानी से कह दिया। काश मैं भी उसे उतनी ही आसानी से भूल जाती जितनी आसानी से वो मुझे भुला गई। मैंने कृतिका से बहुत प्यार किया था, मुझे लगता था कि वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाएगी, इसलिए मैंने उसको जलाने के लिए एक लड़की से दोस्ती की। थे तो हम दोस्त थी, लेकिन जब भी मैं कृतिका को देखती थी या मैं कृतिका के आसपास जाती थी तो मैं अपनी उस दोस्त को एक गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करती थी। मैं
ऐसा इसलिए करती थी ताकि ये सब देख के कृतिका को जलन हो और वो मेरे पास दोबारा आ जाए। इसलिए मैंने बानी के साथ गर्लफ्रेंड बनने का नाटक किया। बानी बहुत अच्छी लड़की थी, वो मुझे समझती थी, इसलिए मैंने उसे अपनी ज़िंदगी की सारी बातें बता दी। उसने मुझे बहुत हौसला दिया और अब हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। और सच बताऊं तो ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई हम दोनों को ही नहीं पता चला। और एक दिन वानी मेरे पास खुद आके बोली कि वो मुझे पसंद करती है। मेरे अंदर भी तन्हाइयाँ थी, मुझे भी प्यार की ज़रूरत थी क्योंकि कृतिका अब मुझे छोड़ के जा चुकी थी। इसलिए जब वानी ने अपने दिल का इजहार किया तो मैंने उसे मना नहीं किया। मैंने भी उसे बोल दिया कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। और जब मैं बानी के साथ रिश्ते में आ गई तो बानी मेरी बहुत इज्जत करने लगी, मेरा ख्याल रखने लगी जैसे मैं कृतिका का ख्याल रखती थी। और फिर बानी का प्यार देख के मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बानी मेरे लिए ही बनी है और ये बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। जब भाव्या वानी के साथ रिश्ते में आई तो भाव्या की ज़िंदगी में सुकून आ चुका था क्योंकि अब बानी भाव्या को कृतिका की यादें मिटा रही थी। और भाव्या अब सुबह शाम पूजा भी करती थी, वो भगवान से जुड़ चुकी थी। और अब भाव्या भी अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। भाव्या बानी के साथ रिश्ते में आके बहुत खुश थी, दोनों एक दूसरे का बहुत केयर करते थे, बहुत प्यार भी करते थे। एक दिन की बात है जब भाव्या वानी के साथ बैठी हुई थी उसी बैल्कनी में जहाँ वो कृतिका के साथ बैठती थी, तभी कृतिका का फ़ोन भाव्या को आता है। भाव्या को समझ नहीं आता कि अब ये कॉल क्यों कर रही है। तो भाव्या फ़ोन उठाती है और बानी से थोड़ा बोल के साइड में चली जाती है बात करने के लिए। और भाव्या फ़ोन उठाती है और वो कृतिका की आवाज़ सुनती है। कृतिका गिड़गिड़ा के रो रही थी और वो कह रही थी मुझे माफ़ कर दो भाव्या, जब तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई तब मुझे तुम्हारी कीमत का पता चला। भाव्या अब उसकी यादों से उभर चुकी थी, अब वो कृतिका को उस नज़रों से नहीं देखती थी जिस नज़रों से वो पहले देखती थी। इसलिए भाव्या उसे शांत कराती है और वो कहती है कि देखो अब मैं किसी और के साथ रिश्ते में हूँ, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती और अगर तुम मेरी ज़िंदगी में आना चाहती हो तो एज अ फ्रेंड आ सकती हो। तो भाव्या की बात कृतिका मान लेती है और फिर से कृतिका भाव्या की ज़िंदगी में आ जाती है, लेकिन एक दोस्त बनके। फिर कृतिका कहती है कि भाव्या मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे देखना चाहती हूँ। तो भाव्या कहती है ठीक है तुम फ्लैट पे आ जाओ, तुम्हें मैं वानी से भी मिलवा दूंगी। फिर शाम हो जाती है, शाम को कृतिका आती है और भाव्या कृतिका को देखती है तो वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, बस वो छोटी सी स्माइल करती है और फिर बानी से मिलाती है और बानी को बता देती है कि इसका रिश्ता मेरे से पहले क्या था। भाव्या की कहानी सुनने के बाद बानी कहती है कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चाहे तुम्हारा पास्ट कैसा भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और अब कृतिका और बानी भी अच्छे दोस्त बन चुके थे और जिस कॉलेज में बानी पढ़ाई करती थी उसी कॉलेज में कृतिका भी पढ़ाई करती थी। और अब कृतिका और बानी दोनों साथ में कॉलेज जाने लग चुके थे। भाव्या को उन दोनों की दोस्ती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि भाव्या को बानी पे बहुत विश्वास था, उसे पता था कि बानी बाकी की तरह नहीं है, वो उसे धोखा नहीं दे सकती। और जब बानी और कृतिका की दोस्ती हो गई थी तो भाव्या बताती है कि वो दोनों मिलके भाव्या को पागल बनाते रहे। जब भाव्या बाहर जाती थी तो दोनों फ्लैट पे आके सब कुछ करते थे और दोनों कॉलेज के क्लासरूम में साथ साथ बैठते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के और एक दूसरे को चुम्मी भी करते थे। भाव्या इन सब बातों से बेखबर थी कि बानी भी उसे धोखा दे रही है और वो कृतिका के साथ रिश्ते में आ चुकी है। एक दिन भाव्या को बाहर जाना था, वो बानी को भी साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन बानी बहाना बना देती है कि उसके तो पैर में दर्द हो रहा है। तो भाव्या उसको कहती है कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, तब तक तुम ख्याल रखना। तो बानी उसे स्माइल करती है और वो कहती है आराम से आना। तो भाव्या फिर चली जाती है, लेकिन जहाँ पे भाव्या गई थी जिस काम के लिए उसका वो काम हो नहीं पाता, इसलिए भाव्या को जल्दी ही घर लौटना पड़ता है। और वो जब जल्दी से अपने घर मतलब कि अपने फ्लैट में पहुँचती है वो देखती है कि उसके घर में कृतिका आई है जो कि बानी के साथ चिपक चिपक के उसे चुम्मियां दे रही है। ये सब नज़ारा देख के भाव्या को ये क्लियर हो चुका था कि वानी भी उसे धोखा दे रही है। जिस लड़की को उसने दुनिया से सबसे अलग समझा वही लड़की उसे धोखा दे गई। ये सब देख के भाव्या फिर से एक बार टूट जाती है। फिर भाव्या कहती है साइजा तुम्हें पता है मैंने किस दिन देखा कृतिका और वानी को एक साथ। तो साइजा कहती किस दिन देखा तुमने? तो भाव्या कहती मैंने आज ही देखा उन दोनों को। और मैंने जब उन दोनों को देखा तो मैं फ्लैट से बाहर आ गई और बाहर आके मुझे पता चला कि कहीं पे गरबा का भव्य समारोह हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आके मैंने खूब डांस किया, मैं खूब रोई भी, लेकिन किसी को पता नहीं चला। और जब मैं डांस करके थक गई मैं बैठ गई तो भीड़ भाड़ होने के बावजूद भी बहुत अकेला महसूस कर रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी में प्यार है
ही नहीं, खुद को ख़त्म कर देती हूँ, जीने का कोई हक नहीं मुझे, इसलिए खुद को ख़त्म करने के लिए बीच रोड पे चल रही थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से तुम आ गई और तुमने मुझे बचा लिया। तो साइजा भाव्या की इतनी कहानी सुनने के बाद कहती है कि देखो भाव्या, मैं समझ सकती हूँ, जिस पे दुख बीतता है उसे ही पता चलता है कि कैसा लग रहा है। और बात करते करते साइजा भाव्या को उसके फ्लैट तक लेके जाती है, क्योंकि भाव्या ने पहले ही उसे अपना पता बता दिया था। और उसके घर पहुंचने के बाद साइजा कहती है कि अच्छा, कल गरबा का दूसरा दिन है, तो कल क्या तुम आओगी गरबा खेलने? तो भाव्या उसकी बात सुन के कहती है कि गरबा खेलने का पता नहीं, लेकिन आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। साइजा उसकी बात सुन के स्माइल करते हुए कहती है चलो, अब ये तो कंफर्म हो गया ना कि जो तुम सोच रही थी वो नहीं करोगी। तो भाव्या कहती नहीं, अब मैं वो सब बिल्कुल नहीं करने वाली। जो आपने मुझे बोला वो सुन के मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। भाव्या साइजा को कहती है कि आप आइए ना फ्लैट में। तो साइजा कहती है रात बहुत हो चुकी है, नींद भी आ रही है मुझे, मैं घर चलती हूँ, कभी और आऊँगी। तो भाव्या उसकी बात मान लेती है और साइजा कार में बैठ के चली जाती है। और इधर भाव्या भी अपने फ्लैट में जाके अपने कमरे में बेड पे जाके लेट जाती है। और वो पूरे फ्लैट में अकेली थी, क्योंकि उसने वानी को सुबह ही निकाल दिया था हमेशा के लिए। और भाव्या जब बेड पे लेटी हुई थी तो उसे साइजा की सारी बातें याद आने लगती है, और उसे साइजा की बात याद करके बहुत सुकून मिलता है और वो रात को बहुत सुकून से सो पाती है। और उधर साइजा के साथ उल्टा होता है। वो जब अपने घर पहुंचती है और साइजा अपने बेड पे लेटती है तो उसे भाव्या की सारी बातें याद आने लगती है। और कहीं ना कहीं भाव्या की बात सुन के अब साइजा को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है। और उधर भाव्या तो सुकून से सो गई थी, लेकिन इधर साइजा सो नहीं पाती। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह सुबह साइजा को बहुत सारे फ़ोन आने लगते हैं, क्योंकि आज भी साइजा को वहीं जाना था और सब कुछ अच्छे से डेकोरेट करना था। पूरे दिन भर साइजा बहुत बिजी रहती है और उसे भाव्या की थोड़ी सी भी याद नहीं आती। और सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है और साइजा को पता ही नहीं चलता। और फिर वही डांडिया का भव्य समारोह होता है, और जैसे कल लोग आए थे नाच गा रहे थे, वैसे ही आज रात भी आते हैं। और उन लोगों के साथ साइजा भी डांस करती है। और जब सभी लोग डांस वांस करके जाने लगते हैं तो अचानक से साइजा को भाव्या के याद आता है और वो भाव्या को चारों तरफ ढूंढने लगती है, लेकिन उसे भाव्या नजर ही नहीं आती। और जो जो लोग आए थे इस समारोह में वो उन लोगों की लिस्ट भी चेक करती है और उसे भाव्या को तो नाम दिखता ही नहीं। तो साइजा समझ जाती है कि शायद भाव्या आना भूल गई होगी। तो रात काफ़ी हो चुकी थी और समारोह भी ख़त्म हो चुका था, इसीलिए साइजा फिर से कल रात की तरह ही अपनी कार की चाबी उठाती है और अपनी कार की तरफ बढ़ती है और अपनी कार स्टार्ट करती है। और वो जब थोड़ी दूर जाती है तो उसे रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है, जो कि उससे कार से लिफ्ट मांग रही थी। उस लड़की का चेहरा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। वैसे भी साइजा नींद में थी तो उसे अच्छे से दिख नहीं रहा था, लेकिन वो अपनी आंखें अच्छे से खोलती है और वो जब उस लड़की को देखती है तो वो लड़की कोई और नहीं, भाव्या थी। साइजा भाव्या के करीब जाके अपनी गाड़ी रोकती है और वो कहती, अरे भाव्या, तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम आई नहीं मेरे समारोह में? तो भाव्या हंसते हुए कहती, अच्छा, मतलब कि आप मुझे ढूंढ रहे थे? तो साइजा स्माइल करते हुए कहती, ऐसा ही समझ लो, क्योंकि तुमने बोला था आने के लिए लेकिन तुम आई नहीं, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तो भाव्या कहती, अच्छा ऐसी बात करोगे, कार में नहीं बिठाओगे? साइजा कहती, अरे बैठो ना, लिफ्ट मांग रही थी तभी तो मैंने रोका। फिर भाव्या गाड़ी में बैठ जाती है और दोनों जाने लगते हैं। साइजा कहती है, अच्छा तो आज भी मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? तो भाव्या कहती, हाँ मुझे आज भी घर छोड़ दो। तो उसकी बात सुन के साइजा कार की गति तेज कर देती है। तो भाव्या कहती, अरे कार धीमे चलाओ ना। तो साइजा कहती है, क्यों, रात हो रही है, घर जल्दी नहीं पहुँचना क्या? तो भाव्या कहती है कि घर जल्दी नहीं पहुँचना, क्योंकि मुझे आपकी कहानी जाननी है। आपने कहा था कल बताओगे, अगर आप कार धीरे चलाओगे तो कहानी अच्छे से सुन पाओगे ना, क्योंकि घर भी बहुत देर से आएगा। अगर आप कार जल्दी जल्दी चलाओगे तो घर जल्दी आ जाएगा और आज भी आपकी कहानी सुन नहीं पाऊंगी। तो साइजा कहती, मेरी कहानी बहुत लंबी है। तो भाव्या कहती है, मेरे पास भी टाइम ही टाइम है, मैं आपकी कहानी सुन लूँगी, चाहे वो कहानी कितनी भी लंबी क्यों ना हो। उसकी ये बात सुन के साइजा स्माइल करती है और पास के ही एक रेस्टोरेंट में वो गाड़ी रोक देती है। भले ही बहुत रात हो चुकी थी लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट खुला हुआ था। और वहाँ पे पहुँचने के बाद दोनों कार से उतरते हैं और साइजा कहती है, चलो अंदर चल के बात करते हैं। तो भाव्या कहती, हाँ चलिए ना।
सो गाइस ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में हम साइजा की कहानी जानेंगे और साइजा क्या भाव्या के साथ रिश्ते में आएगी या भाव्या फिर से साइजा से प्यार कर पाएगी, क्योंकि भाव्या का तो प्यार से भरोसा पूरा ही उठ चुका था। सो या गाइस इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको ज़रूर देखना, क्योंकि वो कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कुछ ज़्यादा ही पसंद आई तो शेयर करना और कमेंट करना कौन सा पार्ट अच्छा लगा और इस कहानी में क्या ऐड कर सकती हूँ ये भी ज़रूर बताना। और चैनल पे पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।